हमने कल अपनी डिस्कशन शुरू की थी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया पे, और उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने उसके जो स्टेप्स हैं उनको सीखा था। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट के तहत कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं हमारी कंपनी ने किन डिफरेंट सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फाइनेंस या कैपिटल रेज किया हुआ है। हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, हर सोर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसके बाद वेटेड एवरेज ले ली जाती है। डिफरेंट सोर्सेज की डिफरेंट कॉस्ट है। व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा या मेरे बोलने में भी ये चीज सामने आएगी, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो लिखा ना आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसकी एब्रीविएशन वैक भी की जाती है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वैक से एब्रीविएट भी किया जाता है, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। तो ये कैलकुलेशन कल तक हमारी थी, और हमने इस फार्मूले में यहाँ तक वैक की कैलकुलेशन तक पहुंचने में हमने कहा था जो चीज़ हमारी मिसिंग रह गई है, जो सीखना रह गया है, वो डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। सोर्सेज आइडेंटिफाई बैलेंस शीट से हम कर लेते हैं। सोर्सेज की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना नहायत सिंपल है। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इनटू शेयर प्राइस, या नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इन इशू इनटू मार्केट प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। वहां से मार्केट वैल्यू भी हम ले लेते हैं। बेतहाशा एक्टिविटीज हम करेंगे इंशाअल्लाह इनकी भी, बट फिलहाल मेन हमारा फोकस रहेगा कि भाई डिफरेंट सोर्सेज की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। डेट, इक्विटी, डिफरेंट सोर्सेज हैं, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अब हम कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उस पर बात करने जा रहे हैं। कोई सवाल कल की डिस्कशन थे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे मैंने कहा, एक कंपलसरी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे सिलेबस में कैफ लेवल पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले कैफ लेवल पे कभी पढ़ाया नहीं गया। कैफ 6 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट की जब हम बात करने जाते हैं तो पहली चीज तो हमें यह समझनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स होते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम पढ़ चुके हैं। कोई रिडीमेबल डेट है, कोई रिडीमेबल है, कोई कन्वर्टेबल है, कोई जीरो कूपन एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी डेट्स। तो पहली चीज हमें ख्याल रखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट की कॉस्ट डिफरेंट होती है। वजह क्या है? उनमें रिस्क डिफरेंट होते हैं। कुछ डेट सिक्योर्ड होंगे, कुछ अनसिक्योर्ड होंगे। कुछ डेट सीनियर या सबऑर्डिनेटेड होते हैं। सीनियर डेट, सबऑर्डिनेटेड डेट से मुराद होती है कि इन द इवेंट कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, कंपनी के एसेट बिकेंगे लेंडर्स को पे ऑफ करने के लिए, तो सीनियर लेंडर्स को पहले पैसे वापस किए जाते हैं, उसके बाद पैसे बचेंगे तो सबऑर्डिनेटेड जो लोन्स हैं उनके लोगों को दिए जाते हैं। जिस तरह सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का फर्क समझा ना आपने, ये हैं तो दोनों सिक्योर्ड, लेकिन अगर एक लेंडर को सीनियर का दर्जा दे दिया गया है, दूसरे का सबऑर्डिनेटेड का दर्जा दे दिया गया है, तो इनकी रैंकिंग लग गई है कि अभी पहले इसके पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद इसकी बारी आएगी। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। और मैच्योरिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं। हम कहते हैं जी कंपनी के पास डिफरेंट सोर्सेज से डेट आ सकता है, और डिफरेंट सोर्सेज से डेट की कॉस्ट डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन फ्यू फैक्टर्स, जिनकी लिस्ट हमने यहां पे आपसे शेयर की। जी, सीनियर और सबऑर्डिनेटेड डेट का क्राइटेरिया एग्रीमेंट विद द लेंडर है। एग्रीमेंट विद द लेंडर है, दैट विल डिटरमिन कौन सा डेट सीनियर है, कौन सा डेट सबऑर्डिनेटेड है। एग्रीमेंट जो लेंडर से होगा उसके मुताबिक चार्ज, जो सिक्योरिटी का चार्ज रजिस्टर किया जाता है, उस चार्ज में इसको मेंशन कर दिया जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर हमारा क्या होता है कि हम लेंडर से टर्म्स एग्री करते हैं कि हम आपको ये एसेट से अपनी बिल्डिंग आपको सिक्योरिटी में दे रहे हैं, और अपनी बिल्डिंग में भी हम आपको सीनियर डेट होल्डर डिक्लेयर करेंगे। दूसरे बैंक के पास जाएंगे, हम आपको बिल्डिंग के अगेंस्ट सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में एक पहले हम लोन ले चुके हैं और वो सीनियर लेंडर है, आप सबऑर्डिनेटेड लेंडर रहोगे। तो सीनियर लेंडर जब आया था उसने शायद आपको उसी बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन दिया था 10% पे, लेकिन जब सबऑर्डिनेटेड लेंडर आया उसको कहा अच्छा भी आप डिफॉल्ट करोगे तो पहले उसके पैसे दोगे फिर मेरी बारी आएगी, तो मैं 10 नहीं, मैं तो 12% पे दूंगा। सबऑर्डिनेटेड लोन ज्यादा रिस्की हो जाता है ना। और जो आपका एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास हमने ये रजिस्टर करवानी होती है चार्ज कि हमने ये बिल्डिंग के अगेंस्ट इन बैंकों से लोन लिया हुआ है, ये सीनियर है और ये सबऑर्डिनेटेड है। ठीक है, सो एग्रीमेंट के तहत आप चार्ज या सिक्योरिटी अपनी रजिस्टर करवा लेते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास। अच्छा जी, हमने कहा जी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेट की कॉस्ट डिफरेंट होगी। हाउएवर हमें ख्याल रखना है कि डेट इंस्ट्रूमेंट पे जो आप रिटर्न पे करेगी कंपनी, दैट इज टैक्स डिडक्टेबल। टैक्स डिडक्टेबिलिटी का इंपैक्ट क्या होता है कि अगर मैं किसी लोन पे 100 रुपया इंटरेस्ट पे करता हूं, तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से मेरी कंपनी के प्रॉफिट
कम हो जाते हैं। प्रॉफिट कम होने की वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि मैंने अगर 100 रुपया इंटरेस्ट पे कर दिया और मेरा टैक्स रेट 30% है, तो 100 रुपये इंटरेस्ट पे करने की वजह से मुझे 30 रुपए की टैक्स सेविंग भी तो मिल जाती है। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब मेरी जो पोस्ट टैक्स कॉस्ट है डेट की वो 70 रुपए है। पे मैंने बेशक 100 किए हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट की वजह से मुझे 30 रुपए की टैक्स सेविंग मिल गई है, तो मेरी जेब पे जो नेट बोझ पड़ा है उस लोन का वो 100 रुपया नहीं है, वो 70 रुपए है। क्योंकि अगर मैं 100 रुपए इंटरेस्ट पे ना करता तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता। अब इंटरेस्ट पे करने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मेरा टैक्स कम हो गया, तो इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से कॉस्ट में सेविंग है, तो सेविंग हम टैक्स में नेट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं। कैसे लेंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन वैट की कैलकुलेशन में हम हमेशा इस टैक्स सेविंग को इनकॉर्पोरेट करते हुए पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करेंगे। ये प्रिंसिपल याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ डेट विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स सेविंग, इसको प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी कहा जाता है, इसको यील्ड भी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ डेट विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स सेविंग को यील्ड भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये टर्म ये भी कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में या इधर हमें नजर आने वाली है। आगे चल के यील्ड पे मजीद बात भी होनी है इस चैप्टर के एंड पे, बट यील्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मतलब टैक्स एडजस्टमेंट से पहले जो फिगर होती है कॉस्ट ऑफ डेट की, उसको यील्ड भी कहा जाता है। अच्छा, जब हम कॉस्ट ऑफ डेट की कुछ बैकग्राउंड जरा सा डिस्कस किया, अब हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। हमने कहा जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट की जाती है, और ये जी कुछ टाइप्स ऑफ डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो आप रिटर्न देते हो इन्वेस्टर को, दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का तरीका है, कॉस्ट ऑफ डेट को हम केडी से डिनोट करते हैं, नॉर्मली केडी कॉस्ट ऑफ डेट के लिए यूज की जाती है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है आई ओवर मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू के साथ यहां पे टर्म यूज की जा रही है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू से मुराद क्या है? एक्स इंटरेस्ट, किसी बच्चे को कोई आइडिया? एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू नहीं सुनी बेटा हमने। आपने सपोज एक कंपनी का डिबेंचर खरीदा 100 रुपए का 1 जनवरी से 2021 को, 100 रुपए का आपने डिबेंचर खरीदा, उसका इंटरेस्ट था 10% सालाना, और कंपनी यूजुअली ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे करती है। 1 जनवरी को आपने डिबेंचर खरीदा, तो एज पर कंपनीज नॉर्म कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर। 100 रुपए का डिबेंचर खरीदा, लीव असाइड एवरीथिंग, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हम कहते हैं हिला ही नहीं। हमने ये भी पढ़ा है ना, मार्केट में इंटरेस्ट रेट हिल जाए तो डिबेंचर की वैल्यू हिल जाती है। लेट्स अज्यूम आपने जब डिबेंचर खरीदा, जो इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी का था वही इंटरेस्ट रेट 31 दिसंबर का है। लेकिन क्या आप मुझे 30 दिसंबर को अपना डिबेंचर 100 रुपए का बेचोगे? यस और नो? नो, आपने नो कहा, क्यों नो? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो चुका है। बिल्कुल ऐसी बात ही है, आपने 100 रुपए का डिबेंचर खरीदा था 1 जनवरी को, और उस डिबेंचर में अब इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, और 31 दिसंबर को एक दिन बाद उस डिबेंचर ने 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। तो आप मुझे 30 दिसंबर को, इवन 31 दिसंबर को, अनलेस यू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द कंपनी, आप मुझे 100 रुपए का डिबेंचर नहीं दोगे। हम कहते हैं कि भाई 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को भी बिफोर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो डिबेंचर की वैल्यू है इट इज क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर में इंटरेस्ट भी शामिल है। इसको हम कहते हैं डिबेंचर की वैल्यू कम इंटरेस्ट है। शायद 31 दिसंबर को बिफोर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर विल बी सोल्ड इन द मार्केट एट 110, 10 रुपए का इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर को जब ये इंटरेस्ट पे कर जाएगी कंपनी, तो 1 जनवरी को डिबेंचर की वैल्यू दोबारा 100 पे आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट वैल्यू होती है डिबेंचर की वैल्यू में अगर अक्रूड इंटरेस्ट का कंपोनेंट शामिल हो, जैसे अभी हमने बात की। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे क्या पॉइंट था? एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है जी। तो हमने मार्केट वैल्यू में अगर डिबेंचर की वैल्यू में अक्रूड इंटरेस्ट का कोई कंपोनेंट शामिल है तो हम उसको एक्स इंटरेस्ट कहते हैं। और जनरली हम कहेंगे इंटरेस्ट पेमेंट से पहले जो मार्केट वैल्यू डिबेंचर की प्रिवेल करेगी वो कम इंटरेस्ट कहलाएगी, और अगर इंटरेस्ट पेमेंट हो जाती है तो इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट हो जाती है। और एक्स इंटरेस्ट को हम एक और तरह से इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू में अक्रूड इंटरेस्ट का पहलू या इंपैक्ट शामिल ना हो तो हम उसको एक्स इंटरेस्ट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और आप इसको आसानी के लिए ऐसे भी सीख सकते हो कि अगर एग्जामिनर आपको कहे कि 30 जून को डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 105 है, इसी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 105 है,
और आपसे कहा जाए 30 जून को, ये तो पता है यकीनन ये कम इंटरेस्ट है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि ये कम इंटरेस्ट है, हमसे कहा जा सकता है कि इसकी जरा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू एस्टिमेट करो। तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू एस्टिमेट करने का तरीका क्या होगा? मार्केट वैल्यू कम इंटरेस्ट में से लेस कर दो, क्या? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट जो भी पे नहीं हुआ लेस कर दो। तो 105 में से आप लेस करोगे 100 रुपए पे 10% 6 महीने का इंटरेस्ट जो कि 5 रुपए ही बनता है, तो आपकी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू 100 रुपए आ जाती है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कम इंटरेस्ट क्या है, मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। तो जनाब हम फार्मूला की बात कर रहे थे प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है आई ओवर मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। यहां पे आई है जी एनुअल इंटरेस्ट या डिविडेंड कह लो, प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट को डिविडेंड कह लो, इंटरेस्ट कह लो, एक ही बात है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे भी हमें पता है फिक्स्ड इनकम दी जाती है। जस्ट लाइक डिबेंचर 10% डिबेंचर होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर भी 12% 13% होते हैं, उस पर भी फिक्स रिटर्न दी जाती है। तो आई इन दिस केस इज एनुअल रिटर्न ऑन वन शेयर, डिनोमिनेटर में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ली जाती है। सो ये है जी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट अगर वो इरिडीमेबल है, और इसके साथ ही मैं अगर इरिडीमेबल डिबेंचर को कंपेयर कर लूं, सिर्फ एक फर्क है और वो है 1 - t का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 100 रुपए का डिबेंचर है या 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 10% अगर रेट है तो सालाना रिटर्न 10 रुपए है, और उसकी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू से लेट्स अज्यूम अभी 100 रुपए चल रही है, और यहां पे भी सालाना इंटरेस्ट 10 रुपए है, लेकिन 1 - t टैक्स रेट 30% है, तो हम इसको ऐसे लेंगे। वजह क्या है? डिबेंचर पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल है, वो टैक्स डिडक्टेबल है। प्रेफरेंस शेयर पे जो रिटर्न देते हो वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो यहां पे मैंने 10 रुपए ही कॉस्ट ली है, और यहां पे मैंने कॉस्ट को टैक्स की अमाउंट से रिड्यूस करके 7 रुपए लिया। यही बात की थी ना हमने कि जब टैक्स हमें जो इंटरेस्ट टैक्स अलाउबल होता है, तो इंटरेस्ट की वजह से हमें टैक्स में सेविंग मिल जाती है। अगर टैक्स रेट 30% है तो 10 रुपए इंटरेस्ट हम पे जरूर करेंगे, लेकिन वो कॉस्ट हमें एक बढ़ेगा टैक्स सेविंग की वजह से 7 रुपीज। सो आई ओवर मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट, अगर हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से डील कर रहे हैं, अगर हम इरिडीमेबल डिबेंचर से डील कर रहे हैं, तो आई इंटू 1 - t, t इज द टैक्स रेट ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स इंटरेस्ट। ये कहानी है इरिडीमेबल डेट की। इरिडीमेबल डेट की कॉस्ट कैसे ली जाती है? हम रिडीमेबल को भी डिस्कस करना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को भी और डिबेंचर्स को भी, लेकिन उससे पहले हम इलस्ट्रेशन 1 में जाके कुछ इरिडीमेबल की कैलकुलेशंस को जरा देख लेते हैं, तो फार्मूला हमारी हाथ से यूज हो जाए, फिर हम रिडीमेबल पे बात करने दोबारा आते हैं। इलस्ट्रेशन 1 आपके पास पेज 102 की बॉटम पे अवेलेबल है जी, नोट्स में पेज 102 ये बॉटम पे इलस्ट्रेशन 1। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जी, ए बी सी डी ई तक जाते हैं, तो हम ए की बात करते हैं जी। पहले कंपनी हैज एन इशू 10% इरिडीमेबल डेट कोटेड एट ₹80 एक्स इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 100 है। व्हाट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय डेट प्रोवाइडर? रिटर्न रिक्वायर्ड बाय डेट प्रोवाइडर से मुराद होता है, तो जो सुनिएगा, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय डेट प्रोवाइडर से मुराद होता है यील्ड, और यील्ड क्या होती है? प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है जी, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय डेट प्रोवाइडर से मुराद होता है यील्ड, और यील्ड होती है आपकी प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट से मुराद के फार्मूला में 1 - टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होनी। ठीक है जी, तो ये जनाब डेट है। हमसे कहा गया है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर बताइए। तो मैं अगर इसको सॉल्व करने चलूं, और इसको मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1, ये हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स का चैप्टर है, और इलस्ट्रेशन 1 में हमें कहा गया है केडी का फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, वो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के लिए फार्मूला था। डेट के लिए 1 - t, आई इंटू 1 - t ओवर मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। लेकिन अभी यहां पे इस क्वेश्चन में हमने बात पढ़ी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रिटर्न रिक्वायर्ड बाय डेट प्रोवाइडर्स, जिसको हम यील्ड कहते हैं, यील्ड का मतलब टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करते, तो हमारा फार्मूला आई ओवर मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट बच जाएगा। तो जनाब इस केस में पुटिंग इन द वैल्यूज, आई से मुराद होता है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन वन डिबेंचर। 100 रुपए का डिबेंचर है, उस पे सालाना इंटरेस्ट पेमेंट कूपन रेट से मल्टीप्लाई करें 10%, ये है जी आपकी आई की वैल्यू ओवर मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन 80। तो जनाब बताइए क्या आया? 12% में लिखेंगे तो 12.5%। अब इसको जरा समझिए, इसकी इंप्लीकेशन क्या है।
ये हमारा 10% बॉन्ड है, 10% बॉन्ड है जो कि हमने माजी में कभी इशू किया था। 10% बॉन्ड हमने माजी में कभी इशू किया था, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में ये पड़ा हुआ है, तो बैलेंस शीट में तो पास्ट के इवेंट सारे होते हैं। हमने माजी में ये बॉन्ड 10% पे इशू किया था, और माजी में हमने इसको 10% पे इशू क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त शायद मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो चल रहा था उसके हिसाब से इशू करना होता है ना। मार्केट में उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था उसके हिसाब से हमने अपना बॉन्ड 10% पे इशू कर दिया। अब हमारे बॉन्ड की वैल्यू जो हमने 100 का इशू किया था कहां पे आ गई है? 80। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। इसका मतलब कि अगर मैं आज डिवेंचर इशू करना चाहूंगा तो आज मैं 10% पे इशू नहीं कर सकता। आज मैं कितने पे इशू करूंगा? 12.5। अब यहां पे तुझे से बात सुन लीजिएगा मेरी, क्योंकि ये बच्चों के दिल में कंफ्यूजन रह जाती है। ये 10% जो है ये हमारी हिस्टोरिकल रेट है, पास्ट का रेट है। और हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है, ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस लिए चाहिए होता है? प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के लिए। और हम इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मदद से प्रोजेक्ट की अगर फिजिबिलिटी करें और प्रोजेक्ट हमें फिजिबल नजर आए, इसका मतलब एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए यू नीड फंड्स। हमने डाटा कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट से निकाला है कि हमने पैसा कहां कहां से इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन वो पैसा हमारे पास वेला नहीं पड़ा हुआ है, वो पैसा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। हमने अपनी बैलेंस शीट से ये सोर्स पकड़ा और हमने कैलकुलेट किया कि माजी में तो इस सोर्स से हमने पैसा 10% पे रेज किया था, अब नए प्रोजेक्ट के लिए रेज करना हो तो कितने में मिलेगा? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट। हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं ये डिसीजन मेकिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के ऊपर डिसीजन लेने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के ऊपर डिसीजन लेना फ्यूचर डिसीजन है, हम फ्यूचर के बारे में इंटरेस्टेड है। 10% इज पास्ट। फ्यूचर कैसे पता लगता है? कि यहां पे डिनोमिनेटर में मार्केट वैल्यू डाल दो, क्योंकि मार्केट वैल्यू आपके करंट मार्केट रेट्स की वजह से हिल चुकी है, करंट मार्केट रेट्स की वजह से हिल चुकी हुई है ये वैल्यू। तो यहां पे जब आप करंट मार्केट वैल्यू डालते हो तो ये जो रेट मिलता है ये आपको करंट रेट मिलता है। पास्ट हिस्ट्री बेटा, मार्केट में इंटरेस्ट लेवल्स की बेस पे आप अपने कंपनी के डिबेंचर का रेट डिटरमिन करते हो। हर कंपनी एक ही रेट पे डेट इशू नहीं करती। अभी हमने पढ़ा था किसी कंपनी के पास एसेट देने के लिए सिक्योरिटी में अवेलेबल है, किसी के पास एसेट अवेलेबल नहीं है, दोनों का रेट सेम नहीं होता, फर्क होगा। लेकिन वो फर्क की बेस एक ही होती है। एक बेस है, उसमें किसी ने 2 ऐड करना है तो किसी ने 4 ऐड करना है। बेस बदल जाती है तो उसके हिसाब से आपका रेट बदल जाता है। मेरा रेट 12.5 है, कंपनी बी का रेट 12.5 नहीं होगा आज का, कंपनी सी का रेट 12.5 नहीं होगा आज का। मैं अपने रेट में इंटरेस्टेड हूं, उसके लिए मैंने अपने बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पकड़ी है, अपने बॉन्ड की पुराने किसी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू और उसकी रिटर्न पकड़ी है। मैंने देखा है मैं अपने इन्वेस्टर को सालाना 10 रुपए दे रहा हूं और वो 80 रुपए में वो चीज खरीदने पर तैयार है। इसका मतलब मेरी कंपनी के इंटरेस्ट पे कंपनी को, इन्वेस्टर को सालाना 12.5% रिटर्न चाहिए। आज जब मैंने इशू किया था 100 रुपए का डिबेंचर तो इन्वेस्टर 10 रुपए रिटर्न लेके खुश था, 100 रुपए पे, मतलब 10% रिटर्न से खुश था उस वक्त। लेकिन आज ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, चेंजेस, हो सकता है मेरी कंपनी में कोई खराबी पैदा हुई हो, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स आज इन्वेस्टर 10 रुपए रिटर्न तो ले रहा है लेकिन अब 100 रुपए देने पे तैयार नहीं है मेरे डिबेंचर के लिए। उसी 10 रुपए के बदले आज वो 80 रुपए देने पे तैयार है। इसका मतलब इन्वेस्टर को आज मेरी कंपनी से सालाना इतनी रिटर्न चाहिए। इसका मतलब आज अगर मेरी कंपनी को डिबेंचर इशू करना चाहती है तो उसका कूपन रेट ये रखना पड़ेगा। हमें आज की कॉस्ट चाहिए होती है, ये हिस्ट्री है। मार्केट वैल्यू जब डिनोमिनेटर में डालते हैं तो हमें करंट कॉस्ट मिलती है यहां से। तो ये जी पार्ट ए, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय डेट इन्वेस्टर, जिसको हम यील्ड कहेंगे, जिसको हम प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कहेंगे। ये है फॉर्मूला जिससे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन बी कंपनी हैज 8% irredeemable preference shares which is being currently traded at 64 excluding interest, nominal value 100. What is the cost of debt? अब irredeemable preference shares की cost of debt में वैसे ही टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होती। डिवेंचर की cost of debt में टैक्स एडजस्टमेंट होती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट टैक्स अलाउबल होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट वैसे ही टैक्स अलाउबल नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे हमने इसलिए टैक्स एडजस्टमेंट नहीं की क्योंकि हमसे कॉस्ट ऑफ डेट नहीं मांगी गई थी, हमसे यील्ड मांगी गई थी। यील्ड तो प्री टैक्स होती है और यहां पे हमें कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट जरूर करनी है, लेकिन यहां पे भी टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स की जो रिटर्न है वो टैक्स डिडक्टेबल होती ही नहीं है। जनाब हमने ये पार्ट ए किया था, अब हम पार्ट बी की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें केडी जो रहेगा
अच्छा, यहां पे मुझे लेट मी इंट्रोड्यूस द वर्ड प्री टैक्स। ठीक है जी, केडी का फार्मूला था, जब मैंने इसको काट दिया यहां पे तो अब ये प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बन जाती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में द फार्मूला विल बी आई ओवर मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। तो 8% बॉन्ड है, 100 नॉमिनल, 8% प्रेफरेंस शेयर है 100 नॉमिनल वैल्यू का, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 64। परसेंटेज बोलिए, इसकी कॉस्ट भी 12.5 ही आ रही है। इसका मतलब भी वही है कि माजी में तो मैंने प्रेफरेंस शेयर अपने इशू किए थे, तब रेट था 8%, 8% पे लोगों ने मेरा शेयर खरीद लिया। लेकिन आज अगर मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहूंगा तो मुझे आज 12.5 पे इशू करना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम आज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। आज अगर मैं फाइनेंस रेज करूं, हाउ मच फाइनेंस विल कॉस्ट मी, वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है पेज नंबर 1 और 2 पे, उसी को हमने यूज किया। पार्ट सी कंपनी हैज इशूड परपेचुअल का मतलब इरिडीमेबल, हमेशा रहने वाले, नॉन रीपेबल परपेचुअल 10% डिबेंचर that are currently being traded at 84, nominal value 100 के against. The company pays corporation tax at the rate of 33%. What is the post-tax cost of debt? Post-tax cost of debt, WACC में हमेशा post-tax cost of debt यूज की जाती है। तो irredeemable डिबेंचर की post-tax cost of debt कैलकुलेट करने का फार्मूला है जी C I into 1 minus T over market value, which should be X interest. तो एनुअल इंटरेस्ट ₹100 इंटू 10%, ये एनुअल इंटरेस्ट है। 1 माइनस टी, टैक्स रेट इज 33%, मार्केट वैल्यू 84, कितने परसेंट 7.98%। यह है जी कॉस्ट ऑफ डेट हमारी आज, अगर हम फाइनेंस रेज करना चाहें तो ये तो है जी मतलब मैंने आपको थोड़ा सा बताया यहां पे एक्सप्लेन करते हुए कि इन्वेस्टर की रिटर्न को 1 माइनस टी कर दो तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बन जाती है। ऐसे ही है, इन्वेस्टर की रिटर्न हमें यहां से पता लग रही है कि 80 रुपए का ये सर्टिफिकेट हमारा इन्वेस्टर खरीदने पे तैयार है, उसको पता है इस पे 10 रुपए सालाना रिटर्न आनी है। इसका मतलब इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पे 12.5% रिटर्न से खुश है। इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पे 12.5% रिटर्न से खुश है। इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा डेट में, तो उसको सालाना 12.5% रिटर्न चाहिए आज की तारीख में। दिस इज आवर यील्ड ऑफ आवर डेट, दिस इज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट में हम 1 माइनस टी लगाएंगे, लेकिन सिर्फ उस केस में जहां पे इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। प्रेफरेंस शेयर की रिटर्न टैक्स डिडक्टेबल नहीं होती, यहां पे 1 माइनस टैक्स का फैक्टर नहीं इस्तेमाल होगा। तो इरिडीमेबल डेट के रेफरेंस से 2 सिंपल फार्मूलाज हैं। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए तो उसमें 1 माइनस टैक्स इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपको डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए तो वो पोस्ट टैक्स ली जाती है WACC की कैलकुलेशन के लिए। और हां, अगर आपको डिबेंचर चाहिए तो इसमें से भी 1 माइनस टैक्स निकाल दो, यील्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये 3 आपके जो कैलकुलेशंस हैं इरिडीमेबल डेट के रेफरेंस से वो कंप्लीट हुई। कोई सवाल? जी, इसकी बात कर रहे हैं, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू गिरी है। जी बेटा, ये टैक्स सेविंग मिल गई ना हमें, यहाँ पे टैक्स सेविंग नहीं, इसको 1 माइनस टी करो, देखो ये क्या आता है, इसके बाद 1 माइनस टी डाल दो। ये 33% का टैक्स अगर यहाँ पे भी होता, ठीक है, तो 12.5 इंटू 0.67 देख लो क्या बनता। 12.5 इंटू 0.67 8.37, तो इसके आसपास आ गया। तो यही थोड़ा सा फर्क है, 80 और 84 का जो फर्क है वो यहाँ पे नजर आ गया कि यही टैक्स सेविंग आप यहाँ पे भी ले रहे होते तो ये भी 8.37 आता, 8.37 7.98 आसपास ही। WACC की कैलकुलेशन में ये डाटा जाता है, WACC की कैलकुलेशन में ये डाटा जाता है, WACC की कैलकुलेशन में ये नहीं जाएगा क्योंकि ये यील्ड है, ये इंटरेस्ट समेत टैक्स अलाउबल है। इस डेट की अगर WACC लेना है तो ये WACC में ये जाएगा, WACC की कैलकुलेशन में एवरेजिंग में ये डाटा यूज होता है पोस्ट टैक्स, बट इधर हमें यील्ड कहा गया था। अच्छा जी, तो हमने कहा कि इरिडीमेबल 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट देखे। अब रिडीमेबल की एक कहानी है, कहानी पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। पार्ट डी पे आइए। डी कंपनी हैज इशूड 10% डिबेंचर्स दैट आर करंटली बीइंग ट्रेडेड एट 91.7, ये करंट मार्केट वैल्यू आ गई, नॉमिनल वैल्यू 100, एंड आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट पार।
द कंपनी पेज कॉर्पोरेशन टैक्स एट 33%. व्हाट इज द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? रिडीमेबल डिबेंचर की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. जैसे हमने अभी इरिडीमेबल डिबेंचर को डिस्कस किया कि इन्वेस्टर 80 रुपए अगर लगाता है तो उस 80 रुपए के बदले उसको क्या रिटर्न आनी है? सिर्फ अगर हम ये डाटा चले सामने रखें, अगर इन्वेस्टर 80 रुपए आज लगाता है तो 80 रुपए के बदले उसको रिटर्न आनी है 12.5% सालाना. ऐसा ही है जी. 10 रुपए सालाना उसको रिटर्न आनी है 80 रुपए पे, और ये फॉर एवर आनी है. ऐसा ही है. इरिडीमेबल डिबेंचर है ना, कभी रिडीम नहीं होने. तो इस इन्वेस्टमेंट के बदले उसको फॉर एवर एक ही कैश फ्लो आना है 10 रुपए सालाना. तो हमने कहा जी उसको इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लो, 12.5 है. ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर की. इसको आफ्टर टैक्स करना है तो ये कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द कंपनी बन जाएगी. इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लें, इसको यील्ड कह लें, इसको रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर कह लें, व्हाटएवर वी विल कॉल इट, इसको प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कह लें, एक ही बात है. ठीक है. इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की है, करंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर की. अच्छा, अब यही चीज हम प्रेफरेंस रिडीमेबल डेट पे अप्लाई करें. रिडीमेबल डेट इन्वेस्टर अगर 91.7 का आज ये डेट ले तो उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा? 3 साल इंटरेस्ट, 3 साल बाद रिडम्पशन. अब यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आना, प्रिंसिपल भी वापस आ जाना है. तो मैं इधर अगर आपके सामने एक सिचुएशन बिल्ड करूं इस क्वेश्चन को लेके, पार्ट डी को लेके. मार्केट वैल्यू आज बॉन्ड की है 91.7 की. अगर आप ये बॉन्ड 91.7 का आज खरीदो, आज 91.7 का ये बॉन्ड आप खरीदो, तो इसके बदले आपको इंटरेस्ट आना है 3 साल. कितना इंटरेस्ट आना है सालाना? 10% के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू अप्लाई किया 10 रुपीज का, और 3 साल बाद आपकी रिडम्पशन प्रिंसिपल वापस आना है आपको. कितना? 100 का. अब अगर ये डाटा आपके सामने रखूं, आज आप ये इंस्ट्रूमेंट 91.7 का लो तो 3 साल इंटरेस्ट आएगा और 3 साल बाद प्रिंसिपल भी वापस आ जाएगा. इरिडीमेबल डेट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज वेरी सिंपल, एनुअल रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, 12.5 आ गया था. रिडीमेबल डेट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? IRR, रिडीमेबल इन्वेस्टमेंट. ये एक प्रोजेक्ट ही छोटा सा बन गया ना कि आज इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ्यूचर में ये रिटर्न आएगी, और आपसे कहा जाए इस इन्वेस्टमेंट पे एनुअल रिटर्न कितनी आ रही है यहां से, तो आप इसका IRR ले पाओगे. तो जरा तवज्जो से देख लीजिएगा. अगर आप इन कैश फ्लोज का IRR लेते हो, IRR ऑफ दीज कैश फ्लोज विल बी यील्ड या प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. और इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट अगर डाल दो आप कि ये इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग डाल दो. क्या है टैक्स रेट यहां पे? 33%. तो ये आपके पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज बन जाते हैं 33%. एक मिनट से मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं. तो 1 माइनस 0.33 अगर कर दो तो हम कहते हैं जी हमारी ये पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज बन जाते हैं. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ये आपका कितना 6.7 हो गया, 6.7 हो गया, और ये 100, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी. इन कैश फ्लोज की अगर आप IRR लेते हो, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बनेगी. तो रिडीमेबल डेट की अगर आपने पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेनी है तो आप डेट के कैश फ्लोज बनाओ कि आज अगर इन्वेस्टर ये बॉन्ड खरीदे तो उसको फ्यूचर में क्या रिटर्न आएगी. बॉन्ड के आज से लेके रिडम्पशन तक के कैश फ्लोज बनाओ. अगर आपको यील्ड चाहिए तो इनकी IRR ले लो, यील्ड मिल जाएगी. लेकिन अगर आपको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए फॉर इंक्लूजन इन वैट, तो सिर्फ इंटरेस्ट के कंपोनेंट में टैक्स सेविंग इनकॉर्पोरेट कर दो. इंटरेस्ट में से टैक्स की सेविंग निकालो, ये पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट आ जाता है. इन पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज की IRR ले लोगे तो ये पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाती है. रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट ऑफ डेट या यील्ड कैलकुलेट करना. ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? तो हमसे इलस्ट्रेशन ये 4 का ही डाटा है, जरा इसकी IRR निकाल ही दो. इसमें आप ले लो 2 रेट ले लो, एक 5 ले लो, एक 15 ले लो. ये 2 रेट लेके इसमें IRR निकालो. काफी दिन हो गया IRR नहीं कैलकुलेट किया हमने. ये आपके पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज हैं, तो मुझे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट की फिगर चाहिए. यहां से इन 2 रेट्स को लेके मुझे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करके इधर फिगर दीजिए आप.
मार्केट वैल्यू 91.7 कहाँ से आई बेटा? ये मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू तो स्टॉक मार्केट से ली जाएगी बेटा। जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारी एक तरीका है कैलकुलेट करने को, अगर हमें कहा जाए कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू तो मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड ना हो और हमसे कहा जाए इसकी वैल्यू निकालो, तो यस हम उस मेथड से वैल्यू निकालेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कीजिए। जी क्या आ रही है IRR? 10.5 10.5% ये IRR वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशन। $10.50 IRR। अच्छा जी, हमने रिडीमेबल डेट की यील्ड लेनी हो, इन कैश फ्लोज की IRR लेनी है, रिडीमेबल डेट की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेनी है, तो ये एक फैक्टर एडिशनल डाला, इसके बाद इन कैश फ्लोज की IRR लेनी है। बिल्कुल सिमिलर प्रिंसिपल कन्वर्टेबल डेट पे भी अप्लाई होगा। सिमिलर प्रिंसिपल कन्वर्टेबल डेट पे भी अप्लाई होगा, और कन्वर्टेबल डेट का हमारे पास डेटा अवेलेबल है ई। इसमें जो एक आध एडिशनल चीज है वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जी कंपनी हैज 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर करंटली कोटेड एट 106x इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू 100। डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल एट द रेट ऑफ 40 शेयर्स पर 100। 100 रुपए के डिवेंचर के बाद 40 शेयर मिलेंगे। इन 3 years टाइम व्हेन शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3.5, उस वक्त मार्केट वैल्यू 3.50 होने की उम्मीद है। करंट कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज 33% एंड टैक्स 30% एंड टैक्स सेविंग अकर 1 year इन एरियर्स। टैक्स सेविंग कह लो, टैक्स पेमेंट कह लो, एक ही बात है। व्हाट इज पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट? अच्छा जी, कन्वर्टेबल और रिडीमेबल डेट की सारी वर्किंग में एक फर्क आता है सिर्फ। रिडीमेबल डेट ने तो मेच्योरिटी पर रिडीम ही होना होता है, लेकिन कन्वर्टेबल डेट पे हमारे पास ऑप्शन होती है, हम शायद उसको कन्वर्ट करवाएं, शायद रिडीम करवाएं, ये तो डिपेंड करता है पैसा कहां पे ज्यादा मिलता है। तो जनाब बस वो वहीं पे जाके फर्क आना है, उसके अलावा बाकी चीजें तो वैसे ही हैं। जैसे अभी हमने रिडीमेबल डेट के साथ चले, तो हम इसी अंदाज में पार्टी से शुरू करेंगे। मार्केट वैल्यू आज कितनी है इस बॉन्ड की? मार्केट वैल्यू, अगर आज मैं ये बॉन्ड खरीदूं, कितने का खरीदता हूं? 106 का। आज मैं बॉन्ड 106 का खरीदता हूं, और अगर मैं बॉन्ड 106 का खरीदूं तो मुझे कितने साल इस पे इंटरेस्ट आना है? 3 साल इंटरेस्ट आना है। और कितना सालाना इंटरेस्ट आना है? 8%। नॉमिनल वैल्यू पर अप्लाई करें 8 रुपए। और इसके बाद अब यहां पे क्या होना है, कन्वर्जन या रिडम्पशन, ये हमें नहीं पता। हम इसके लिए बनाएंगे वर्किंग वन एक छोटी सी। 3 साल बाद क्या होना है, तो 3 साल बाद की रिडम्पशन वैल्यू, अगर हम लोन रिडीम करवाते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं? क्वेश्चन रिडम्पशन वैल्यू के बारे में अगर साइलेंट हो तो अजम्पशन रहेगी रिडम्पशन पार पे होगी। अगर क्वेश्चन रिडम्पशन वैल्यू के बारे में साइलेंट हो तो अजम्पशन रहेगी रिडम्पशन पार पे होगी। अल्टरनेटिवली कन्वर्जन का ऑप्शन भी है। कन्वर्जन होनी है कितने शेयर्स में? 40 शेयर्स ऑफ 3.5 ईच। कितनी वैल्यू? 140। सो व्हाट इज योर डिसीजन? कन्वर्जन। योर डिसीजन इज कन्वर्जन 140। लीजिए जी, ये आपके कैश फ्लोज बन गए। अगर आज कोई इन्वेस्टर ये 106 रुपए का खरीद रहा है डिवेंचर, तो उसको पता है कि मुझे 3 साल 8 रुपए इंटरेस्ट आने हैं, और 3 साल बाद इस डाटा के मुताबिक मैं कन्वर्जन कराऊंगा और 140 रुपए के शेयर हासिल करूंगा। आज अगर कोई इन्वेस्टर ये बॉन्ड 106 में खरीद रहा है, उसको पता है मुझे 3 साल 8 रुपए का इंटरेस्ट आना है।
अच्छा जी, आज अगर इन्वेस्टर कोई इंस्ट्रूमेंट 106 का खरीद रहा है तो उसको पता है मुझे 3 साल सालाना इंटरेस्ट और 3 साल बाद इस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मैं कन्वर्जन कराऊंगा। सो इन्वेस्टर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस रिटर्न के लिए। तो अगर आपसे कहा जाए यील्ड ऑफ द इन्वेस्टर बताइए, तो जैसे पहले डिस्कस किया, यहाँ पे IRR ले लीजिए। यील्ड ऑफ द इन्वेस्टर चाहिए, इन्हीं कैश फ्लो की IRR लीजिए, वो यील्ड आएगी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बताइए। तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के लिए हमें इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग एडजस्ट करनी है, इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग एडजस्ट करनी है। और टैक्स सेविंग उसने कहा जी 30% टैक्स रेट है, लेकिन सेविंग एरियर में है। पहले था सेविंग सेम ईयर में थी, हमने इसी में से सेविंग लेस कर दी थी। अब सेविंग एरियर में है, हमें एक लाइन डालनी पड़ेगी टैक्स सेविंग की। टैक्स सेविंग की एक लाइन डालनी पड़ेगी कि पहले साल के इंटरेस्ट पे सेविंग दूसरे साल में आएगी एंड सो ऑन। और 8 रुपए का टैक्स रेट 30%, सेविंग 2.4 है। ये नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे हम यहाँ पे। बेसिकली हमने नेट करनी थी नहीं फिगर, पहले हमने यहीं पे माइनस कर दिया था, अब हम यहां पे माइनस नहीं कर रहे क्योंकि टाइमिंग बदल गई है। तो टैक्स सेविंग को हमने अलहदा से माइनस यहां पे शो किया। लीजिए जी, अब ये कैश फ्लोज हैं, इनकी आप IRR लेंगे तो दैट विल बी योर पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ये जो IRR आएगी, ये IRR आपकी पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। इन कैश फ्लोज की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, इनको भी आप मे बी 5% और 15% पे लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम IRR की कैलकुलेशन एक सामने कर ली है, अब हमारे स्टेज पे नहीं क्या करेंगे, मेन काम कैश फ्लोज बनाना है। कैश फ्लोज बन गई तो IRR निकाल सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आपको चाहिए यील्ड, इसके अलावा कैश फ्लोज की IRR ले लो, वो यील्ड या प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ इन्वेस्टर आ जाती है। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए तो टैक्स सेविंग को इनकॉर्पोरेट करो, सेम ईयर में है तो यहीं पे माइनस कर दो, एरियर में है तो अलग एक लाइन आइटम के तौर पे एडजस्ट करके शो करो। ये है जी हमारे पास कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ डेट की। तो हमने जो असूल डिस्कस किए थे वो नोट्स में हमारे पास जो स्लाइड है, ये हमने 4 कैलकुलेशन डिस्कस की हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ डेट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ डेट, IRR ऑफ कैश फ्लोज होगी टैक्स सेविंग के बगैर, इरिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ डेट और रिडीमेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ डेट, इसमें पोस्ट टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये 4 कैलकुलेशन, बल्कि कैलकुलेशन तो शायद 5 थी, एक हमने प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी कैलकुलेट की थी, यील्ड भी की कैलकुलेशन भी हमने देखी थी। तो कोई सवाल? अच्छा, इलस्ट्रेशन 1 मैंने आपके साथ डिस्कस की। इलस्ट्रेशन 2 बिल्कुल रिपीट रिवीजन एक्टिविटी है। इलस्ट्रेशन 2 रिवीजन एक्टिविटी है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। बिल्कुल इसी अंदाज में ABCDE 5 पार्ट है, वहां पे सेम रिक्वायरमेंट है, वहां पे डाटा सिर्फ बदलेगा ताकि आपके हाथ से कैलकुलेशन एक दफा मजीद गुजर जाए। ठीक है, तो ये होम असाइनमेंट में आप करेंगे। अब हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे, हम कॉस्ट ऑफ डेट में, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हमारी सब्सटेंशियल जो डिस्कशन है वो कंक्लूड हो रही होगी, क्योंकि हमारी बहुत डिटेल में ये कैलकुलेशन डिस्कशन जानी नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट पे डिस्कशन हमारी तकरीबन कंप्लीट है, थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है, मे बी 10 मिनट की, वो करेंगे। फिर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे मूव कर जाएंगे और इंशाअल्लाह थर्सडे फ्राइडे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कंप्लीट हो जाएगी। सैटरडे को हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशन एग्जाम लेवल प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। मे बी नेक्स्ट 3 डेज, शायद चौथा दिन थोड़ा लगे या ना लगे, ये चैप्टर भी हमारा इंशाअल्लाह कंप्लीट हो रहा होगा एग्जाम लेवल पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।